रंजू, इस बेचारी की कोई कहानी नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल भुवन के ऊपर गई है। मतलब कि किताबी कीड़ा समझ सकते हो। ना बहुत ज्यादा अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, ना ही बहुत ज्यादा गरीब परिवार में इनके परिवार की गिनती होती है। मतलब कि गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठकर निम्न मध्यम वर्ग में इनकी गिनती की जा सकती थी। पिता ने 10वीं कक्षा तक पहुंचने तक अपनी बेटी की प्रतिभा को पहचान लिया था। स्कूल और स्कूल की पढ़ाई में इतनी तल्लीनता से डूबी रहती थी कि स्कूल से आने के बाद भी घर पर सिर्फ स्कूल के शिक्षकों और अपनी सहेलियों के बारे में ही बातें करती रहती थी। 10वीं में पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। उसके बाद 12वीं में भी अपने इस कीर्तिमान को कायम रखा था। जयपुर की रहने वाली रंजू के जीवन में प्रीति की तरह से ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही सुहाना की तरह से कोई स्कूली दिनों से ही बॉयफ्रेंड था। 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने के साथ ही उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस वक्त वो मुखर्जी नगर में थी। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पापा ने कभी भी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि एकाएक उन्होंने इतना ज्यादा ओवरटाइम करना क्यों शुरू कर दिया। मुखर्जी नगर आने के बाद और आजादी की हवा में सांस लेने के बाद भी रंजू के रवैये में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। पहली बार में ही प्रीलिम्स क्लियर करके उसने अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जता दिया था। इस वक्त उस छत पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के 2 ग्रुप बन चुके थे। एक ग्रुप था प्रीति के कमरे में रहने वाली प्रीति, सुहाना और रंजू का, जिन्हें अब 3 महीने के बाद मुख्य परीक्षा देनी थी। और दूसरा ग्रुप था भुवन, कुंजा और वैशाली का, जो प्रीलिम्स की पहली परीक्षा में फेल हो चुके थे और अब फिर से उस परीक्षा की तैयारी करने में जुटे थे। लेकिन अभी कुंजा का उसके गांव से वापस आना शेष था। भुवन और कुंजा के विषय तो एक ही थे, बस वैशाली के विषय ही अलग थे। भुवन इसीलिए कुंजा के आने का इंतजार कर रहा था कि दोनों साथ में एक ही टाइम टेबल बनाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुंजा के पिता ऐसे ही अचानक से उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो गए थे, बल्कि उनके घर की नौकरानी ने कुंजा के इरादों की जानकारी कुंजा की माई को दे दी थी। प्रधान जी इस मामले में अपनी राजनीतिक बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये समझ चुके थे कि अगर लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की और उसे उसकी इच्छा के विपरीत उसकी शादी करवाने की कोशिश की और इस कोशिश के दरमियान अगर लड़की ने कोई हंगामा खड़ा कर दिया या घर से भाग निकली तो उनके मुंह पर कालिख पुतेगी ही, बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि लड़की के गायब होने के बाद वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए प्रधान जी ने इस वक्त संयम से काम लेते हुए कुंजा से 3 साल का वक्त मुकर्रर करके उसकी इच्छा पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ा दिए। यही कारण था कि कुंजा का दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो चुका था और वो इस वक्त आनंद विहार के रेलवे टर्मिनल पर उतरकर मुखर्जी नगर के लिए कैब में बैठ चुकी थी। उसने भुवन या किसी अन्य को अपनी आमद के बारे में बताया नहीं था। वो अचानक पहुंचकर सभी को सरप्राइज देना चाहती थी। कुंजा ने कैब में बैठने के कुछ देर बाद ही महसूस कर लिया था कि कैब का ड्राइवर गाड़ी चलाने से ज्यादा ध्यान उस पर दे रहा था। गाड़ी के अंदर लगे हुए बैक मिरर को उसने कुछ इस तरीके से सेट किया था कि उसका पूरा चेहरा उस शीशे में ड्राइवर की आंखों के सामने था। कुंजा अब अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर चुकी थी। उसने अपने मोबाइल को निकाला और उसमें उस कैब कंपनी की ऐप को खोलकर उसने उस गाड़ी की पूरी डिटेल उसने भुवन के मोबाइल पर भेज दी और साथ में उसने वही डिटेल प्रीति के मोबाइल पर भी भेज दी। उसके बाद उसने अपने मोबाइल से भुवन का नंबर मिला दिया। भाड़ में गया सरप्राइज। इस चाचा के इरादे तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना बड़बड़ा कर कुंजा भुवन के द्वारा फोन उठाने का इंतजार करने लगी। भुवन पता नहीं कहां बिजी था, लेकिन प्रीति का नंबर जरूर उसके फोन में कॉल वेटिंग में बजने लगा। कुंजा ने तुरंत भुवन की कॉल को काटकर प्रीति की कॉल रिसीव की। हाँ प्रीति, मैंने अभी जो कैब की डिटेल तुम्हें भेजी है, मैं उसी कैब से घर आ रही हूँ। और पापा गए क्या थाने? तभी कुंजा ने लापरवाही भरे स्वर में बोला। उधर से प्रीति क्या बोल रही थी, कुंजा उस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी बात बोलती रही। हाँ, पापा से जब दिन में बात हुई थी उस वक्त हम ट्रेन में ही थे। तब वो बता रहे थे कि आज उनकी रात की ड्यूटी है। उन्हें फोन कर देना कि अभी हम बस अड्डे के फ्लाईओवर पर पहुंच गए हैं। चाहे तो वो थाने के नेविगेटर से हमारी कैब को मॉनिटर कर सकते हैं। तुम उन्हें भी इस गाड़ी की डिटेल फॉरवर्ड कर दो। ये बोलकर कुंजा ने फोन काट दिया। सुनो, गाड़ी को अंदर यूनिवर्सिटी वाले रास्ते पर मत लेकर जाना, सीधा रिंग रोड पर ही चलते रहो। रंजू के इतने ड्रामे के बाद ड्राइवर ने उस शीशे से अपनी नजर हटा ली थी। मैडम, रिंग रोड पर इस वक्त बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अंदर से जल्दी पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने पीछे की ओर मुड़कर देखते हुए कहा। तुमने दिल्ली पुलिस का वो स्लोगन नहीं सुना है, दुर्घटना से देरी भली? ये बोलकर कुंजा ने तीखी नजरों से ड्राइवर को देखा।
ड्राइवर ने सहमति में सर हिलाया और बुरा सा मुंह बनाते हुए गाड़ी को सीधा रिंग रोड के रास्ते पर ही दौड़ा दिया।